तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंडोनेशियन पोजीशन। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें रत्ना नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपने कमरे में आ चुकी थी और उसका मेकअप भी बहुत खराब हो चुका था। और कुछ ही समय बाद हमें ऐसे फील होता है कि जो किसी अनजाने शक्ति के साथ इंटीमेट हो रही है। कुछ दिनों के बाद रत्ना बाहर जाने के लिए निकल रही थी, तभी उसका बेटा हमें बोधी भी दिखाई देता है। रत्ना तैयार होकर बोधी के पास आती है और एक लेटर वहां पर रख देती है। तभी हमें पता चलता है कि वो लेटर डिवोर्स लेटर है, जिसके बारे में रत्ना कोई बात नहीं करती और बोधी को लेकर एक पोर्ट पर लेके चली आती है। इसी पोर्ट के ऊपर रत्ना का पति फारिस आ चुका था अपनी नेवल ड्यूटी की छुट्टियों के लिए। तभी उसके सीनियर रत्ना से बात करते हैं, बट रत्ना बड़ी ही रूडली तरीके से उनसे बात करने लगती है और वो फारिस का सामान उठाकर कार की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर फारिस के सीनियर ने उनको मूवी टिकट भी दिए थे मूवी देखने के लिए। जब वो मूवी देख रहे थे तभी फारिस उसके करीब आने का ट्राई करता है, बट रत्ना यहाँ पर उसे इग्नोर कर रही थी। यहाँ पर फारिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर रत्ना मूवी बीच में ही छोड़कर घर जाने की बात करती है और दोनों घर भी आ जाते हैं। जब फारिस अपने रूम में जा रहा था तभी उसका नेबर टोनी वहाँ पर आ जाता है और उसके कान में कुछ बोलता है और रत्ना भी रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही फारिस रूम के अंदर चला जाता है वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पर टोनी ने उसे बताया था कि तुम्हारी बीवी बहुत रात तक बाहर रहती है, इसी वजह से फारिस बहुत ही गुस्से में था। तभी रत्ना उसे डिवोर्स के पेपर थमा देती है। यहाँ पर फारिस बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि उसके बीबी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। यहाँ पर रत्ना फारिस के जो भी सवाल थे उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दे रही थी और खुद का काम करने लगती है। यहाँ पर जो रत्ना होती है वो एक स्क्रिप्ट राइटर होती है और साथ ही में हमने जो टोनी देखा उसकी बीबी भी उसको छोड़कर चली जा चुकी है। यहाँ पर जो फारिस होता है उससे बात करने का ट्राई करता है, बट रत्ना कहती है कि मुझे बाहर जाना है। तो फारिस कहता है कि आज तुम मेरे लिए यहाँ पर रुक जाओ, बट रत्ना मानने के लिए तैयार नहीं थी। बट फारिस के फोर्स करने की वजह से रत्ना भी मान जाती है। यहाँ पर रात के वक्त फारिस रत्ना के पास आने का ट्राई करता है, बट रत्ना उसे मना कर देती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि आज मेरे पीरियड चालू है। तब फारिस खुद को ही सेटिस्फाई कर लेता है और बाथरूम में जाकर वो जैसे ही डस्टबिन देखता है तो उसे पता चलता है कि रत्ना के कोई पीरियड्स वगैरह नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से वो गुस्से में रत्ना के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, बट रत्ना उससे रजिस्ट करती है। यहाँ पर फारिस उससे कहता है कि मुझे पता नहीं तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो और तुम्हारे दिल में जो भी बंदा है उसको मैं ढूंढ निकालूंगा। यहाँ पर रत्ना खुद का ही सर टेबल के ऊपर मारी जा रही थी। तभी उसका बेटा उसके पास आता है और उसको हक कर लेता है। अगले दिन सुबह जब फारिस सो रहा था तभी उसे बर्तनों का आवाज आने लगता है। तभी वो किचन की तरफ जाता है तो उसका बेटा बोधी खुद के लिए खाना बना रहा था। तो उसका बेटा उसे बताता है कि माँ बहुत ही जल्दी चली जाती है और मुझे मेरा खाना रोज ही बनाना पड़ता है। इसके वजह से फारिस बहुत ही गुस्सा करता है। तभी उसके घर के अंदर मीता आ जाती है जो रत्ना की असिस्टेंट होती है और रोज सुबह रत्ना के कहने पर बोधी को स्कूल छोड़ने के लिए आती थी। तभी मीता से उसे पता चलता है कि उसकी बीबी होटल में 3 महीनों से रह रही थी स्क्रिप्ट पूरा करने के लिए, क्योंकि उसको घर में शांति नहीं मिल रही थी। यहाँ पर ये बातें थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है हमें, क्योंकि उसके घर में उसका लड़का ही था तो उसको होटल बुक करने की क्या जरूरत थी। तब फारिस मीता को उस होटल के बारे में पूछता है, बट मीता को भी यहाँ पर कुछ पता नहीं था। यहाँ पर जो मीता होती है उसको होटल रूम के बारे में तो पता नहीं था, बट होटल को जिसने बुक किया था वो रत्ना का डायरेक्टर वायु था। इसके बारे में वो उसको बता देती है। ये बातें सुनने के बाद फारिस को ऐसा लगता है कि रत्ना के अफेयर इसी लड़के के साथ चल रहा है। तभी इसी बीच मीता भी फारिस के पास आने लगती है, क्योंकि मीता भी फारिस को बहुत पसंद करती थी। तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है तो मीता उसको लेकर चली जाती है। यहाँ पर फारिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वायु के बारे में कैसे पता करे। तभी यहाँ पर टोनी आ जाता है और टोनी उससे बात करने लगता है। टोनी उसे कहता है कि कभी कभी लगता है कि मुझे तुम्हारे बेबी के अंदर कोई घोस्ट ही है। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने बहुत बार तुम्हारे बेबी के पीछे एक डीमन की शक्ल देखी है। ऐसा लग रहा था कि वो डीमन ही है, बट अचानक से वो गायब भी हो जाता है। बट फारिस को इस बात पर कोई भरोसा नहीं था। तभी टोनी उसे बताता है पोचोंग के बारे में। टोनी उसे बताता है कि कई
बार कई रिलेटिव ने अपने लोगों को मरते हुए देखा है, उनकी गोस्ट सीलिंग के ऊपर लटकती है एज अ ब्लड के थ्रू। ये सारी बातें टोनी ने एक किताब में पढ़ी थी, तभी वो उसको वही बुक ऑफर करता है। बट यहाँ पर फारिस को ये सब अंधश्रद्धा लग रही थी। तभी वहाँ पर एक बड़े से तख्ते के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था, बट यहाँ पर फारिस और टोनी भी उसको नोटिस नहीं करते। और जो तकिया था या ब्लास्टर था वो रत्ना का था। तभी हमें होटल का सीन दिखाई दिया जाता है। वेटर खाना लेके रत्ना के रूम के पास आ रहा था, तभी उसे फिजिकल होने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रत्ना जैसे ही दरवाजा खोलती है, वेटर के हाथ का खाना लेती है और अंदर चली जाती है। यहाँ पर दूसरी जगह पर फारिस वायु के बारे में पता करने के लिए उसके सभी दोस्तों को कॉल कर रहा था, बट उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी यहाँ वहाँ घर में ढूंढने के बाद उसे वायु का नंबर मिल ही जाता है। वो उसको कॉल करता है, बट यहाँ पर वायु रत्ना को डिस्टर्ब करने से मना कर देता है, क्योंकि रत्ना बहुत ही अच्छा काम कर रही थी उसके लिए। और इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है। तभी फारिस वायु को मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है, बट वहाँ पर वो नहीं होता, तो वो उसे एक रेस्टोरेंट पे मिल जाता है। तभी दोनों बातें करते हैं, बट वायु उसे कहता है कि रत्ना को डिस्टर्ब मत करो, वो मेरे लिए अच्छी स्क्रिप्ट लिख रही है। यहाँ पर फारिस उसको कहता है कि दूर रहने से क्या मतलब है तुम्हारा। यहाँ पर वायु को भी पता चल गया था कि फारिस वायु और रत्ना के बारे में कुछ अलग ही सोच रहा है, तो उसको और भी डिस्टर्ब करने के लिए और कुछ बातें बोलने लगता है। जैसे ही फारिस उसको मारने का ट्राई करता है, बट आसपास भीड़ होने की वजह से उसको मार नहीं पाता और वहां से वायु चला जाता है। यहाँ पर जो फारिस होता है वो क्लब के बाहर आता है और हरनम नाम के डिटेक्टिव से मिलता है। वो वायु के बारे में सब कुछ डिटेल निकालने के लिए उससे कहता है, क्योंकि उसको जानना था रत्ना और वायु के बीच में सच में कुछ है या नहीं। जब वो घर पर पहुंचता है तो मीता और उसका बेटा ऑलरेडी घर पर आ चुके होते हैं। तभी मीता को अच्छा चांस मिल जाता है और ऊपर जो फारिस होता है वो ऑलरेडी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है और उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके अंदर क्या कमी है जिसके वजह से उसकी बीबी उसके पास नहीं आ रही है। इसी का फायदा उठाकर मीता उसके पास आने लगती है, बट उसका बेटा वहाँ पर आने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती। यहाँ पर बोधी उसको निहालने के लिए कहता है। जब वो नहाने के लिए चले जाते हैं तभी बोधी उसे बताता है कि माँ कुछ दिनों से बहुत ही अलग अलग हरकतें कर रही है, जैसे कि वो बाहर आने के बाद घर में खुद को लॉक कर लेती थी और किसी से बात भी करती थी। ये बातें कहने के बाद बोधी सीलिंग की तरफ देखता है, तभी उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ये देखते हुए वो खुद को ही छुपाने के लिए पानी के अंदर डूब जाता है। ये बातें देखते हुए फारिस भी बहुत अजीब सा फील कर रहा था। तभी वहाँ पर रत्ना भी आ जाती है और इसको देखकर मीता वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फारिस रत्ना से बात करने के लिए ट्राई करता है, पर रत्ना कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर फारिस गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि वायु को छोड़कर और कितने लोगों के साथ आप फिजिकल हो। ये बातें सुनने के बाद रत्ना बहुत ही गुस्सा करने लगती है। वो थोड़ी सी पोजीशन में भी चली जाती है और उसके गुस्से के वजह से घर की लाइट भी फ्लिकर करने लगती है। अचानक से लाइट चली जाती है और फारिस को अजीब तरीके से आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी रत्ना उसे हॉन्टेड कर रही है ऐसा फील हो रहा था। तभी लाइट आ जाती है और हमें रत्ना बहुत ही बुरी तरीके से दिखाई देती है, जो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। इस पोजीशन में वो थी। ये बातें देखते हुए फारिस बहुत ही डर जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और रोते हुए उसको उठाता है और बेड पर लेके चला जाता है। यहाँ पर घर में क्या हो रहा है फारिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रात में वो ऐसी बातें सोचते हुए सिगरेट जलाकर फूंक रहा था। तभी वहाँ पर वही बड़ा तकिया उसको एक डेड बॉडी की तरफ दिखाई दे रहा था, बट दूसरी पल वो जैसे ही देखता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी मिडनाइट में रत्ना थोड़ी सी आवाजें करने लगती है और कोई अनजान शक्ति उसके साथ इंटीमेट हो रहा है ऐसा फरहान को फील होता है। तो वही उस बड़ी तकिया को उससे दूर करवा देता है, जिससे रत्ना वहाँ पर सो जाती है। उतने देर में उसी डिटेक्टिव का उसको कॉल आ जाता है और डिटेक्टिव उसको कहता है वायु और रत्ना का कुछ ऐसा चक्कर नहीं चल रहा जैसे आप सोच रहे हो। अब ये बातें सुनने के बाद फारिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो रत्ना की तरफ जाता है और उसको चिल्लाने लगता है। बट जब वो चिल्ला रहा था तब वो रत्ना के पास देख भी नहीं रहा था। तभी रत्ना फजीस होकर बाहर चली जाती है। ये बातें फारिस को कुछ समझ में नहीं आती। जब फारिस चेक करता है तब वो उसे पता चलता है कि रत्ना वहां से चली गई। तो वो उसी डिटेक्टिव के पास चला जाता है। वो डिटेक्टिव ऑलरेडी होटल के सामने ही रुका हुआ था। यहाँ पर वो उसी डिटेक्टिव के पास चला आता है और उससे गन लेकर उसी कमरे के तरफ बढ़ने लगता है। जब वो लिफ्ट के अंदर होता है अचानक से वहाँ पर एक बुढ़िया लड़की आ जाती है और वो बूढ़ी कहने लगती है कि मुझे बचा लो
और ये सब कुछ चल रहा है वो माइंड गेम है। यहाँ पर फारिस को कुछ समझ में नहीं आता और वो पूछने जाता है, तब तक वो लड़की गायब भी हो चुकी थी। फारिस रूम के पास बढ़ने लगता है। जैसे ही फारिस रूम के अंदर जाता है उसे वायु तो मिल जाता है, बट वहाँ पर रत्ना नहीं होती। वो रत्ना के बारे में पूछता है, बट वायु को भी कुछ पता नहीं था। तो फारिस उसको पीटता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ हमें बोधी का सीन भी दिखाई दे रहा था, जो घर पर अकेला था और बहुत ही डर रहा था, और ऊपर से सीलिंग के ऊपर खून भी उसे दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो भी टोनी की बात थी वो थोड़ी बहुत सच होते हुए हमें दिखाई दे रही थी। जब फारिस घर की तरफ निकलता है तभी उसके गाड़ी के अंदर उसे उसी तकिया के अंदर एक पोचंग दिखाई देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तभी वो अचानक से गायब भी हो जाता है। यहाँ पर जैसे वो घर पर पहुंचता है, टेंशन की वजह से वो ड्रिंक करने लगता है। उसके सामने उसका बेटा बैठा हुआ था, वो उससे थोड़ी सी बात करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटो को वॉशरूम आई है, बट वो वॉशरूम नहीं जा रहा था क्योंकि घर के अंदर ही उसकी माँ वॉशरूम में पड़ी हुई थी। ये बातें सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो घर के अंदर ही है, ये बात तो उसे भी पता नहीं थी। जब वो बाथरूम में जाके देखता है तो उसकी बीबी उसी बड़े तकिए के साथ सो रही थी और देखने से ऐसे लग रहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रही है। और रत्ना को वहां से उठाता है और बेडरूम में लेके सुला देता है और साथ ही साथ बोधी के रूम में भी चला जाता है। वो बोधी से पूछता है कि तुम्हारे माँ के साथ ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता है? बोधी इतना डरा हुआ होता है कि उसके मुंह से कुछ वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। तभी उसे भी समझ आते है कि छोटे बच्चे के ऊपर क्या परिणाम हो रहे हैं। फिर वो उसके साथ ही सो जाता है। तभी हम रत्ना को देखते हैं, वो बीच रात में ही जाग कर कहाँ पर जा रही थी। वो छाता लेकर बहुत तेजी से बहुत तेज बारिश में वहाँ कहाँ पर जा रही थी। वो एक टैक्सी रोकती है और टैक्सी के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर भी उसको सेड्यूस करने का ट्राई करता है, बट तब तक होटल आ जाता है। वो टैक्सी के बाहर जैसे ही निकलती है वैसे ही उस टैक्सी ड्राइवर को वही घोस्ट दिखाई दे रहा था। यहाँ पर वही घोस्ट टैक्सी ड्राइवर को मार देता है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रत्ना को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसी बारिश में नाच रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में यही चल रहा था कि वो टैक्सी ड्राइवर को मार डाले, और जो पूछोंगे उसने वही किया। तभी यहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है वो उसका पीछा करता है और वो रिकॉर्ड भी कर रहा था। वो उसके रूम के अंदर चला जाता है। बट यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह थी कि रत्ना भी उसको कुछ नहीं बोल रही थी। यहाँ पर डिटेक्टिव अलमारी और बाकी चीजें सर्च कर रहा था और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी रत्ना वहां से उठती है और बेड के ऊपर बैठ जाती है। बट यहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है वो उसको भी सेड्यूस करने लगता है और गलत तरीके से छूने लगता है और साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बना रहा था। बट यहाँ पर उसको बाथरूम से कुछ आवाज आता है तो वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो दरवाजा खुलता है तो वहां पर खून से बना हुआ बहुत सारे लोग उसे दिखाई देते हैं और ऊपर से पोचांग भी वहां पर आ जाता है और उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। यहाँ पर जैसे वो बाहर आने का ट्राई करता है तो रत्ना उसको ही भी मार देती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर फारिस के ऊपर सीलिंग का खून टपक रहा था। जैसे ही वो ऊपर देखता है वहां पर कुछ खून तो नहीं था, बट उसको फील होता है। वो रत्ना को ढूंढने का ट्राई करता है बट रत्ना वहां पर नहीं थी क्योंकि रत्ना ऑलरेडी होटल में थी। यहाँ पर वो टोनी के पास चला जाता है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि यहाँ पर कोई अनजान शक्ति उनका फायदा उठा रही है। यहाँ पर टोनी जैसे ही अंदर आता है तो कहने लगता है कि इस घर में कुछ अलग चीजें हैं और जो डीमन है किसी ने बाहर से तुम्हारे घर में भेजा हुआ है। ये बातें सुनने के बाद फारिस भी थोड़ा सा अचंभित हो जाता है और वो 2 मिनट के लिए सोचने लगता है। तभी टोनी उसे बोलता है कि रिचुअल करने के लिए रत्ना घर पर होनी चाहिए। अगर रत्ना घर पर आ गई तो हम यहाँ पर रिचुअल कर सकते हैं। फारिस उसी सोच में रत्ना की जो बैग थी उसको चेक करता है तो उसे एक कैसेट मिलती है। जैसे वो प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि जो वायु था उससे बुरी बातें करता था स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग। इसी वजह से वो मेंटली थोड़ी सी टॉर्चर हो रही थी। तभी उसी टेप में हमें मीता दिखाई दे रही थी। यहाँ पर मीता और रत्ना का कन्वर्जेशन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर मीता उससे बोलती है कि तुम्हारे पति को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो और तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग का हो गया और बाकी कुछ प्रॉब्लम। बट यहाँ पर वो मना कर देती है तो मीता उसको और भी ऑफर देती है कि हम तीनों एक साथ भी एक रात बिता सकते हैं। बट यहाँ पर रत्ना उसकी बात को मना कर देती है। यहाँ से मीता के जो इविल प्लान थे, जैसे कि उसको हर कुछ सुख मिल जाएगा उसकी अगर एक इच्छा पूरी कर दी तो फारिस का पूरा शक मीता के ऊपर चला जाता है। उसने उस पोचोंग को या फिर उस गद्दी को
इनके पास भेजा होगा, जिसके वजह से जो रत्ना है वो ऐसा बिहेव कर रही है। यहाँ पर फारिस डिटेक्टिव को कॉल करता है, बट डिटेक्टिव यहाँ पर फोन कैसे उठा पाएगा, वो ऑलरेडी मरा हुआ है। उस वजह से फारिस उसी होटल के तरफ निकलता है। तभी उसे उसी डिटेक्टिव की कार नजर में आती है। यहाँ पर वायु उसी रूम में रत्ना के पास मिलने के लिए आया था, बट यहाँ पर वायु सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट देखने के लिए आया था और वो रत्ना के ऊपर बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी आ रही थी। बट इस बार उसको ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, इसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। बट यहाँ पर रत्ना फिर से पजेस हो जाती है और उसका गला काट देती है और उसको होटल के नीचे फेंक देती है। यहाँ पर दोस्तों मूवी का एक और प्लॉट ओपन हो जाता है। जो पोचांग था उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, बट एक्चुअली रत्ना को कहने पर ही वो इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि रत्ना पूरी तरीके से उस पोचांग को कंट्रोल कर रही थी और उसकी जो फैंटेसी थी वो सिर्फ वो पोचांग ही कंप्लीट कर रहा था। मतलब यहाँ पर जो रत्ना थी वो भी इविल थी और बाकी के जो भी उसकी सराउंडिंग के लोग थे वो भी इविल थे। जैसे ही वो डेड बॉडी फारिस के कार के ऊपर गिरती है, वो भागते हुए होटल के अंदर जाता है और एलिवेटर के अंदर चला जाता है। बट तभी वहां पर अचानक से वही बूढ़ी लड़की आ जाती है और फारिस को कहती है कि ये सब कुछ माइंड गेम है, इसमें तुम्हें फंसना नहीं है, मुझे आजाद करो। ये बातें फारिस को कुछ समझ में नहीं आती यहाँ पर और वो बुढ़िया गायब भी हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही फारिस उस रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि रत्ना उस पोचांग के साथ अलग पोजीशन पर थी। वो उस पोचांग से उसको अलग करता है और उसको घर पर लेके जाता है। यहाँ पर जो रत्ना होती है ऑलरेडी बेहोश होती है, वो उसको क्लीन करता है और बेडरूम पर बैठा देता है। यहाँ पर रत्ना के साथ क्या हो रहा है उसको भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पर एज अ व्यूअर हमें समझ में आता है कि जो पोचोंग है वो रत्ना है और ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। यहाँ पर फारिस उसी रूम के अंदर चला आता है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। मतलब उसकी कंडीशन भी ऐसी नहीं है, फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, बट वो उसको मना कर देती है। रत्ना तुरंत ही किचन के अंदर जाती है और फारिस को मारने का ट्राई करती है, बट उसके बाद में वो खुद का ही गला काट देती है। यहाँ पर वो बच जाती है तो जो फारिस होता है उसको बेडरूम के अंदर बांध देता है। यहाँ पर रत्ना ने इसी वजह से गला काट दिया था क्योंकि उसको पता था कि उसका पति इतनी आसानी से उसको डिवोर्स नहीं देगा। यहाँ पर जो फारिस होता है वो भागते हुए जाकर टोनी के पास चला जाता है। टोनी और वो मिलकर उसका एग्जोर्सिज्म करने वाले थे, मतलब आत्मा बाहर निकालने वाले थे। बट यहाँ पर टोनी के जो इरादे थे वो भी थोड़े से बुरे थे। तभी वहाँ पर मीता भूति को लेकर आई थी। यहाँ पर मीता भागने का ट्राई करती है, बट फारिस उसको घर के अंदर ढकेल देता है। वो उसको पकड़ता है और कहने लगता है चाहो तो मुझे ले लो तुम एज अ फिजिकली, बट मेरी बीबी को छोड़ दो। बट यहाँ पर जो उसके इंटेंशन थे वो सिर्फ फिजिकल होना चाहता था मीका के साथ, बट मीका उससे मना कर देती है। तभी अचानक से वहाँ पर पोचोंग आ जाता है और पोचोंग मीका के अंदर चला जाता है। मीका फारिस के ऊपर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर मीका ने ही पोचोंग उनके घर के अंदर एंटर किया होता है। बट यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये थी कि रत्ना भी यही चाहती थी, क्योंकि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर थी वो पोचोंग अच्छी तरीके से पूरा कर रहा था। यहाँ पर मीका तो भाग जाती है, बट वो भी मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल हमें दिखाई दे रही थी। वो रोड के पास जा रही थी और उसका पूरा शरीर सुकुड़ रहा था। ये सब कुछ देखकर बोधी बहुत ही डरा हुआ होता है और वो सीधा अपने कमरे के अंदर चला जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। जैसे ही फरहान रत्ना के रूम में आता है तो उसे दिखाई देता है कि टोनी रत्ना के उसी हाल का इस्तेमाल कर रहा था, बट वो टोनी को पीटता है और उसको गिरा देता है। तभी यहाँ पर घर की लाइट चली जाती है और रत्ना भी वहाँ पर नहीं थी। ऊपर से पूरा घर का माहौल इविल जैसे हो गया था। तभी इस अंधेरे का फायदा उठाकर टोनी फरहान के ऊपर हमला कर देता है, बट अचानक से वहाँ पर पोचांग आ जाता है और उसको पजेस कर लेता है और वो दीवार के ऊपर सर फटक पटक कर मर जाता है। और दूसरी जगह पर जो मीता होती है वो भी सड़क के ऊपर सर पटकते हुए मर जाती है। फारिस अपने बेटे को आवाज देता है कि उसको लेकर वो बाहर जा चुके, बट उसका बेटा इतना डरा हुआ होता है कि वो रूम का लॉक ही नहीं खोलता। तभी फारिस को सीलिंग के ऊपर वही ब्लड मार्क दिखाई दे रहे थे, जिसके वजह से फारिस बहुत ही डर जाता है। फारिस कैसे हुए करके अपने बेडरूम की तरफ जाता है, तब उसे दिखाई देता है कि वही जो पोचोंग होता है वो रत्ना के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और रत्ना भी बहुत ही खुश हो रही थी। ये बातें देखकर फारिस भी थोड़ा सा चौंक जाता है और एज अ व्यूअर हम भी बहुत चौंक जाते हैं। ऊपर से वो जब इंटीमेट हो रहे थे तो पूरी तरीके से खून वहां से बाहर आ रहा था, फिर भी रत्ना खुश होते हुए उससे इंटीमेट हो रही थी।
ये सीन देखने के बाद फारिस तो थोड़ा सा हैंग हो जाता है और वहां पर ही बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो एक थिएटर में होता है। उसके आजू बाजू सब लाशें पड़े हुए होते हैं और उसके पास में उसी डिटेक्टिव, वायु, टोनी, टैक्सी ड्राइवर, उनकी लाशें पड़ी हुई होती है। उसी समय स्टेज पर रीता आ जाती है और अपनी स्क्रिप्ट उनके ऊपर फेंकती है और हंसते हुए उसको शूट कर देती है। और पर्दे के पीछे उनका लड़का हमें दिखाई दे रहा था जैसे कि वो पजेस्ड हाल में था। और यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। जब मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो इसके मुझे 3 रिव्यू मिले। तो पहला रिव्यू ये था दोस्तों, जो मीता होती है उसने फारिस को पाने के लिए रत्ना के साथ एक डील की होगी, जिसके वजह से रत्ना के पास पोचोंग आ चुका होगा। बट रत्ना ने पोचोंग की मदद से मीता को फारिस से दूर रखा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि रत्ना की गलती के वजह से उन सबको बहुत ही भुगतना पड़ा। और रत्ना की जो फैंटेसी थी वो पोचोंग कंप्लीट कर रहा था। इसी वजह से रत्ना फुल्ली उसका कंट्रोल पोचोंग के ऊपर चला गया। सेकेंड रिव्यू के हिसाब से जो फारिस होता है वो भी अच्छा नहीं होता। बेसिकली वो भी ट्राई कर रहा था कि उसके बीबी के साथ सेक्स करे ओनली। और जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी यही चाहता था। ऊपर से टोनी भी यही चाहता था। और बाकी के जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो रत्ना के साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहते थे। और जो रत्ना थी वो भी उस पोचोंग के साथ इंटीमेट हो रही थी। मतलब इस स्टोरी में कोई भी अच्छा कैरेक्टर नहीं था। सभी खुद का ही सोच रहे थे और लस्ट के आहार ही जा रहे थे। और थर्ड रिव्यू मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ माइंड गेम चल रहा है लस्ट के ऊपर। हमने जो एलिवेटर में वो लड़की देखी वो शायद रत्ना ही होगी ओल्ड एज में। शायद उसका माइंड खराब हो चुका है या फिर वो मेंटली इल हो चुकी है। वो माइंड के अंदर ही ये सब कुछ सोच रहे है। उसकी फैंटेसी के वजह से वो पोचोंग उसने क्रिएट कर दिया है। फारिस जो है वो रियलिटी में उसका पति होगा और बाकी के कैरेक्टर भी रियलिटी में होंगे। सिर्फ जो रत्ना होगी वो मेंटली इल है, इसी वजह से ये सब कुछ सोच रही है। बट यहाँ पर जो फाइनल स्टोरी है और डायरेक्टर हमें जो बताना चाहता है वो ये है कि रियल लाइफ में कोई भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि रत्ना देखी जाए तो रत्ना के साथ जो भी लड़के थे वो उसके साथ गलत काम ही करना चाहते थे। और जो रत्ना थी वो भी अपनी फैंटेसी भगाने के लिए एक अलग ही मार्ग चूज करती है। और ऊपर से लोगों की जो भी लस्ट होती है इस पिक्चर में बताई गई है। दोस्तों हॉरर मूवी का यही फायदा होता है कि आपको दिखाया एक अलग जाता है बट उसका मीनिंग जो होता है वो बहुत ही इन डीप होता है। कुछ कहानियां ऐसी होती है कि हमें भी समझ में नहीं आती कि डायरेक्टर बताना क्या चाहता है। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।